हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर 29 दिसंबर 2022 का। तो इसमें हम 15 नंबर गद्यांश करेंगे और 15 नंबर पेडालॉजी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप से सभी परिचित हैं। इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे हरा रंग है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचालक है। हरा रंग संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी कि 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है तो इसे झंडा फहराना कहते हैं। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। तो जो हमारा गद्यांश है वह बता रहा है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इसको सभी लोग जानते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग जो होता है वह साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। श्वेत रंग शांति और सच्चाई का परिचालक है और हरा रंग जो है वो खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। और जो बीच में जो सफेद रंग है उसमें अशोक चक्र, बीच में जो पट्टी बनी हुई है उसमें अशोक चक्र बना हुआ है। उसमें 24 तीलियां होती है, जो 24 घंटे को 24 तीलियां होती हैं। लेकिन इसमें बताया गया है झंडे को कैसे फहराना चाहिए। पहले जो झंडा फहराया जाता था तो वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था, लेकिन अब नए नियम बन गए हैं। उनके अनुसार झंडे को यानी कि दिन रात 24 घंटे में कभी भी फहराया जा सकता है। और जो झंडा फहराया जाता है वो कैसे फहराया जाता है। झंडा नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराया जाता है, लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है तो उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है, तो उसे झंडा फहराना कहते हैं। और जो झंडे का आकार होता है वो आयताकार होता है। चलिए संबंधित क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए चौकोर, ऑप्शन बी तिकोना, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी गोल गोल। इसका आंसर कौन सा जाएगा। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया। ऑप्शन ए सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है। ऑप्शन बी सूर्योदय के बाद ही फहराया जा सकता है। ऑप्शन सी दिन रात फहराया जा सकता है। ऑप्शन डी केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है। तो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो बताया गया है कि झंडे को दिन रात यानी कि 24 घंटे फहराया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिन रात फहराया जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी श्वेत, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी केसरिया। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, इसमें 3 रंग होते हैं। और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, सबसे ऊपर होता है केसरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हरा रंग किसका परिचायक है। ऑप्शन ए शांति का, ऑप्शन बी समृद्धि का, ऑप्शन सी साहस का, ऑप्शन डी बलिदान का। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है। ऑप्शन ए ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। ऑप्शन बी खंभे पर बंधे ध्वज को खोलना। ऑप्शन सी ध्वज को खंभे पर फूल डालकर बांधना। ऑप्शन डी खंभे पर बंधे ध्वज को सलामी देना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सूर्योधन उदय, ऑप्शन बी सूर्यधन उदय, ऑप्शन सी सूर्यधन उदय, ऑप्शन डी सूर्यधन उदय। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। संधि क्या होती है। संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयात संधि और यड़ संधि। तो इसमें कौन संधि हो जाएगी। इसमें संधि हो जाएगी आ धन ई बराबर ए
आ धन उ बराबर ओ। तो ये संधि हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? ये सूर्य, सूर्य में आ छुपा हुआ है, जैसे सूर्य, तो या में आ छुपा हुआ है और ये आ और उ मिलकर बन जाएगा सूर्योदय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द भिन्न है? ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी चक्र, ऑप्शन सी केसरिया, ऑप्शन डी हरा। तो उसमें कौन सा भिन्न हो जाएगा? श्वेत, श्वेत रंग होता है। केसरिया, केसरिया भी रंग होता है, जो सबसे ऊपर होता है। श्वेत बीच में होता है, हरा रंग सबसे नीचे होता है। चक्र जो होता है उसमें 24 तीलियां होती है और ये बीच में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे अलग हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए नियमानुसार, ऑप्शन बी नियमानुसार, ऑप्शन सी नियमानुसार, ऑप्शन डी नियमानुसार। इसका आंसर कौन जाएगा? इसका एक शब्द पूछा गया है, इसमें सब शाब्दिक अर्थ कौन सा होगा? नियमों के अनुसार रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियमानुसार। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ई। तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में कैसे प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। तो राष्ट्रीय में हो जाएगा राष्ट्र, धन ई। तो इसका बन जाएगा राष्ट्रीय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय लगेगा तो इसका राष्ट्रीय बन जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा काव्यांश रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, कहा युगों तक खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो ये काव्यांश में क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है, कवि मनुष्य को संबोधित कर रहा है कि हे मानव, तुम सब कुछ बनो किंतु डरपोक मत बनो। मार्ग में यदि पत्थर भी तुम्हारे मार्ग को रोकते हैं तो ठोकर मार उन्हें वहां से हटा दो, किंतु उनके समक्ष झुको नहीं। अर्थात जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश होना व्यर्थ है। तो इसमें ये बताया गया है। चलिए इसे क्वेश्चन करते हैं। कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए खुशियां भरने के, ऑप्शन बी दुख देने के, ऑप्शन सी बाधा न डालने के, ऑप्शन डी मार्ग अवरुद्ध करने के। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बताया गया है ठोकर बार पटक बनवाता ठेरी राह रोकते पाहन। तो पाहन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए? ऑप्शन ए परिश्रमी, ऑप्शन बी कायर, ऑप्शन सी साहसी, ऑप्शन डी कोमल। तो क्या बता रहा है मनुष्य? कवि क्या कह रहा है? कायर मत बनो, डरपोक मत बनो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी स्वयं, ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुष्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, वह यह भाव किस पंक्ति में आया है? ऑप्शन ए अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, ऑप्शन बी कुछ भी बन कायर मत बन, ऑप्शन सी ले देकर जीना क्या जीना, ऑप्शन डी कुछ ना करेगा किया करेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ले देकर जीना क्या जीना। समझौतावादी जीवन ले देकर जी का क्या फायदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। मानवता ने तुझको सींचा पंक्ति का आशय है। ऑप्शन ए मानवीय गुणों का पोषण, ऑप्शन बी मानवता का अभाव, ऑप्शन सी मानव द्वारा सिंचाई करना, ऑप्शन डी मानवता में विश्वास। इसका क्या हो जाएगा? मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खून पसीना। तो मानवीय गुणों का पोषण बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। कातर का अर्थ है ऑप्शन ए संकोच, ऑप्शन बी निर्लज, ऑप्शन सी अविश्वास, ऑप्शन डी भयाकुल। तो कातर का अर्थ क्या हो जाएगा? का अर्थ हो जाएगा भयाकुल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमारी 15 नंबर की पैराग्राफ स्टार्ट होती है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है? ऑप्शन ए परामर्श कोश, ऑप्शन बी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन डी मानवीय उपागम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। वह भाषा अधिगम के समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का अनुसरण कर रही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सके। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की जरूरत है? ऑप्शन ए वर्तनी और पठन, ऑप्शन बी संयुक्तिकरण और रूपांतरण, ऑप्शन सी लेखन और श्रवण, ऑप्शन डी समानार्थी और विपरीतार्थी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्तिकरण और रूपांतरण। शब्द रचना के संयुक्तिकरण और रूपांतरण तत्वों को समझने की जरूरत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वलन, ऑप्शन बी अंग्रेजी में सीखे गए तत्वों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, ऑप्शन डी अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी में सीखे गए तत्वों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना। इससे उसके विद्यार्थी अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है? ऑप्शन ए संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, ऑप्शन बी नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, ऑप्शन डी अभिनय के गुण को विकसित करना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करने में मदद कर रहा है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन ए संरचनात्मक, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक, ऑप्शन डी रचनात्मक। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संरचनात्मक। वह भाषा शिक्षण के संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? ऑप्शन ए अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, ऑप्शन सी किसी एक भाषा को समझना, ऑप्शन डी इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, क्योंकि चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का प्रकार सार्वभौमिक व्याकरण को समझना है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है, फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, ऑप्शन बी अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को नए शब्दों में शब्द सीखने में मदद कर रही है, ऑप्शन डी अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाती है और वह विद्यार्थियों को
वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी बार्टसन, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी चॉम्स्की। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चॉम्स्की। सीखी गई भाषा के समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। ऑप्शन बी अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है। ऑप्शन सी अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है। ऑप्शन डी अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, क्योंकि निदा अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। प्रतिस्थापन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी शब्दार्थ, ऑप्शन डी रचनात्मक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रतिस्थापन विकल्प सूची व्याकरण शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए समग्र भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी मौन विधि, ऑप्शन डी परामर्श कोश। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि। वह व्याकरण अनुवाद विधि सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके? ऑप्शन ए स्वसर वाचन, ऑप्शन डी भूमिका निर्वाह, ऑप्शन सी मौन पठन, ऑप्शन डी चित्र संयोजन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी पठन, ऑप्शन डी लेखन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पठन। सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन पठन के उपकौशल हैं। कौशल 4 प्रकार के होते हैं: पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पढ़ते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? ऑप्शन ए पत्र का गलत प्रारूप, ऑप्शन बी विराम चिन्ह की त्रुटियां, ऑप्शन सी स्वर शैली लहजा की त्रुटि, ऑप्शन डी वर्तनी की त्रुटि। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर शैली लहजा की त्रुटि, क्योंकि पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियां, वर्तनी की त्रुटियां लेखन कौशल त्रुटि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।